Hello everyone, how are you? I hope you are fit and fine and ready to learn something new. Okay? तो बात आज हम लोग करने चल रहे हैं एक्सेप्शंस ऑफ द मेंडलिज्म। मेंडल ने बहुत सारा काम किया और एक नया एस्पेक्ट पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में इन्होंने दिया, जिससे कि आज हम जेनेटिक्स को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं और समझ रहे हैं। धीरे धीरे सारे फैक्टर्स जीन्स हो गए, जो उन्होंने फैक्टर्स कहे थे जीन्स हो गए, उनके बाद एलील्स आए, सारे डिस्क्रिप्शन समझने की कोशिश किया। लेकिन क्या हर जगह मेंडलिज्म लागू होता है? नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेंडल के किए सारे वर्क परफेक्ट नहीं थे या सही नहीं थे। नो, मेंडलिज्म बहुत हद तक एक सर्टेन एरिया में एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए वो करेक्ट था और बहुत जगह वो गलत भी था। तो कुछ हम बात करते हैं एक्सेप्शंस ऑफ मेंडलिज्म। एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करो और एंजॉय करो। जेनेटिक्स एक अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जहां कि हम उसके क्या फीचर्स हैं, कैसे वो पूरी हमारी मॉर्फोलॉजी को, पूरी फिजियोलॉजी को, पूरी एनाटॉमी को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो कैसे डोमिनेट करता है, कैसे उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारे डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज पर। अगर जेनेटिक्स को हम समझ पाए तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, जीन्स और डीएनए, ये सारे फीचर्स इस जेनेटिक्स में हम समझेंगे बिल्कुल केयरफुली। सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये समझना तुम्हारे लिए, नीट एग्जामिनेशंस के लिए ये जरूरी है। जिपमर में क्वेश्चन से कई बार पूछे गए हैं। तो हम शुरू करें एक्सेप्शंस ऑफ मेंडलिज्म। एंड इन दिस एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म में इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस को डिस्कस करना। इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस को शुरू करने के पहले एक बार थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूं एडिशनल रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। जरूरी क्या है? एक कहानी मुझे याद आ रही है। किसी गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे कोई एक संत फकीर बैठा हुआ था। उस रास्ते से एक राहगीर गुजर रहा था। समझ लेना कहानी कहां से तुमसे कोरिलेट कर रही है। तो उस राहगीर ने पूछा उस फकीर से कि बाबा, उस गांव जाने में मुझे कितना समय लगेगा? ओके, एक बार पूछा, वो कुछ नहीं बोला। दोबारा पूछा, फिर नहीं बोला। तीसरी बार पूछा, लेकिन उस फकीर ने, उस संत ने जवाब नहीं दिया। वो नाराज हुआ और नाराज होकर जाने लगा। जब वो कुछ दूर गया तब उस महात्मा ने, फकीर ने कहा कि तुम्हें उस गांव तक जाने में 1 घंटे का समय लगेगा। वो फिर लौट के आया, पूछा कि मैंने 3 बार आपसे पूछा लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया, और मैं जब उतनी दूर चला गया तब आपने कहा कि तुम्हें जाने में 1 घंटे का टाइम लगेगा। आखिर वजह क्या है? उस महात्मा ने कहा, उस फकीर ने कहा कि देखो बेटा, मैं जब तक तुम्हारी स्पीड नहीं देख लिया तब तक मुझे ये बताना उचित नहीं लगा कि तुम कितनी देर में पहुंचोगे। तुमने कितनी दूरी है ये नहीं पूछा था, तुमने ये पूछा था कितनी देर में मैं उस गांव तक चला जाऊंगा। तो यही हाल आपकी प्रिपरेशन का है। तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है, इसको जब तुम्हारे टीचर्स जज करते हैं तब वो कुछ प्रेडिक्शंस करते हैं, कुछ तुम्हारे बारे में कमेंट करते हैं। ओके, बी एक्टिव, कीप लर्निंग। नाउ लेट अस स्टार्ट द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस को हम समझें। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमारे सामने कुछ आते हैं केसेज। एक फ्लावर है मिराबिलिस जल्पा,
इसको 4 o'clock भी कहते हैं। 4 o'clock फ्लावर 4 बजे शाम को खिलता है। इसके साथ साथ स्नैप ड्रैगन भी एक फ्लावर है, और एंडलूसियन फाउल्स होती हैं, उनमें भी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो हम बेसिकली यहां पर मिराबिलिस जल्पा या 4 o'clock फ्लावर की बात करेंगे, जिस पर ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ, मिराबिलिस जल्पा। इस केस में जनरली पाया क्या जाता है कि रेड कलर के फ्लावर पाए जाते हैं और व्हाइट कलर के फ्लावर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ पिंक कलर के भी फ्लावर पाए जाते हैं। तो जब इस फ्लावर में, इस प्लांट में क्रॉस कराया गया रेड और व्हाइट कलर को, प्योर रेड लिया गया और व्हाइट कलर के प्लांट लिए गए, और उनको जब आपस में क्रॉस कराया गया तो F1 प्रोजेनिज में जो मिले वो 100% सब के सब पिंक फ्लावर मिले। अब ये पिंक फ्लावर इन बिटवीन हो गए, न रेड रहे न व्हाइट हुए। और जब ये रेड और व्हाइट नहीं हुए तो वो तो फिर ब्लेंडिंग वाली बात हो गई। जैसे कि मेंडल के पहले लोग कहा करते थे कि ब्लेंडिंग होती है, पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज कुछ उसके कुछ इसके मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह का डिमॉन्स्ट्रेशन यहां होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इन बिटवीन हो गया, तो इसी वजह से इसको ब्लेंडिंग कॉन्सेप्ट भी मानते हैं। इसमें ब्लेंडिंग हुआ, तो ब्लेंडिंग होने की वजह क्या हो सकती है, इसके आगे जब हम चलेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो वहां पर हमको जीन एक्सप्रेशन पढ़ने को मिलेगा, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी बात हम करते हैं, जीन्स आर द पर्टिकुलर सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए। आपको भी आइडिया होगा, तो जीन्स आर द पर्टिकुलर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, और वो क्या करते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है जीन एक्सप्रेशन की प्रोसेस में, और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जब डीएनए से आरएनए बनेंगे और आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, और ये प्रोटीन ही बेसिकली डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स बनाते हैं, हार्मोन्स भी बनते हैं इनसे। तो जो एंजाइम्स होंगे, अगर या तो वो पर्टिकुलर जीन के से बनने वाले एंजाइम्स रेड कलर को एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर परफेक्टली वो वर्क किए तो। लेकिन अगर परफेक्टली वर्क नहीं किए या बिल्कुल वर्क नहीं किए ये जीन्स, तो उस कंडीशन में उसका इंपैक्ट कम पड़ेगा। तो जब उसका इंपैक्ट कम होगा तो उसकी डोमिनेंसी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो यही कुछ केस है। इस केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में वे जीन्स जो कि रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो जीन्स अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और इस वजह से ये F1 के प्रोजेनिज पिंक कलर के हो गए। इज इट क्लियर? बिल्कुल गौर से समझने की कोशिश करो। बेसिकली ये खेल क्या है, जीन एक्सप्रेशन का है और एंजाइमेटिक इंपैक्ट है। एंजाइम्स यहां पर इफेक्टिव नहीं हुए। जब कंडीशन क्या हुई, हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। तो जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये रेड कलर अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाया तो प्रोजेनिज पिंक कलर की हो गई, हाइब्रिड प्रोजेनिज पिंक कलर की हो गई। एक तीसरा कलर मिला, रेड और व्हाइट की जगह एक तीसरा कलर मिला, और इनको जब इनमें सेल्फिंग कराई गई ये गैमेट्स बने, और ये गैमेट्स बने, दो तरह के गैमेट्स बने, कैपिटल आर स्मॉल आर। और इस सेल्फिंग का जो प्रोडक्ट आया F2 प्रोजेनी में, F2 जनरेशन में, अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि
जो हम जीनोटाइप पाते हैं, मेंडलिज्म में हम लोगों ने जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात की। जीनोटाइप दैट इज द जेनेटिक मेकअप और फिनोटाइप क्या हुआ, फिजिकल एक्सप्रेशन। तो जो जीनोटाइप का रेशियो था 1:2:1, वही इसमें फिनोटाइपिक रेशियो भी मिला। ये जितने भी प्रोजेनिज हुए, 4 प्रोजेनिज आए, तो 4 प्रोजेनिज में से पहला प्रोजेनी जो होमोजाइगस कंडीशन में है और कैपिटल आर के साथ है, तो वो रेड हो गया। लेकिन ये दोनों जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर है, तो ये दोनों प्रोजेनिज पिंक रह गए। फिर ये फोर्थ प्रोजेनी, चौथा प्रोजेनी क्या हुआ, जो स्मॉल आर के साथ है, वो व्हाइट कलर का हो गया। तो इस केस में ये एक्सप्रेस हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टीज डोमिनेंस और रिसेसिव की होती हैं, ये हम मान के चलते हैं कि इन ए पेयर ऑफ एलील, स्पेशली कहां, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन हुआ। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहां गलत साबित हुआ। तो इस वजह से ये सबसे प्रोमिनेंट एक्सेप्शंस में आता है मेंडलिज्म के नियमों का अपवाद। ये सिर्फ इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस ही मेंडलिज्म के एक्सेप्शंस नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्लियोट्रॉपी का केस आएगा, एपीस्टेसिस और हाइपोस्टेसिस की कंडीशन आएगी, जो सबकी मेंडलिज्म के रूल्स के बियॉन्ड जाती हैं बातें। तो यहां अभी हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम डिफाइन क्या कर सकते हैं कि इन ए पेयर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑफ एलील्स, नो वन एलील इज एबल टू कंप्लीटली एक्सप्रेस टू देमसेल्फ एंड मास्क टू द अनदर वन। वो अपने आप को पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है और किसी दूसरे को की प्रॉपर्टी को मास्क नहीं कर पा रहा है। दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इन ए पेयर ऑफ ट्रेट्स, no one trait is completely capable to express to themselves in heterozygous condition whenever that is the case of the blending जैसा हो जा रहा है। कुछ इसी तरह से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट जो होता है वो है कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस में होता क्या है कि दोनों ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेशन दोनों का होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ह्यूमन ब्लड ग्रुप में AB ब्लड ग्रुप का मिलता है। ब्लड ग्रुप AB का जब हम डिस्क्रिप्शन करेंगे तो इसमें यह समझ में आएगा कि कैसे ये कंडीशन होती है। इसके साथ ही साथ सिकल सेल एनीमिया इस कोडोमिनेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहां पर कि कैरियर होते हैं। कैरियर के केस में दोनों तरह के एलील्स पाए जाएंगे, तो वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ कुछ कैटल्स में भी ये प्रॉपर्टी कोडोमिनेंस की रिपोर्ट की जाती है। कोडोमिनेंस इज दैट कंडीशन इन विच बोथ द एलील इन ए हेट्रोजाइगस पेयर कैन एक्सप्रेस टू देमसेल्व्स कंप्लीटली and that share in the demonstration of the particular character। एक एग्जाम्पल जो कैटल्स का है, कैटल्स के केस में इस रेड और पिंक की जगह हम अब नाम ले लेते हैं। ये कंडीशन आती है कि ब्लैक और वाइट, ब्लैक और वाइट अगर दो डिफरेंट टाइप के कैटल्स को क्रॉस कराया गया तो उस कंडीशन में जो F1 प्रोजेनिज मिलेंगे, तो F1 प्रोजेनिज की जो कंडीशन होगी ऑल द स्पॉटेड प्रोजेनिज पाई जाती हैं। कंडीशन क्या हुआ कि इस B की R की जगह हम B कर लेते हैं, B
स्मॉल बी, यहां पर बी कर लेते हैं, स्मॉल बी, बी, इसको स्मॉल बी, ये चेंज अगर करते हैं तो हम क्या पाएंगे कि जो प्रोजेनिज इस केस में कौन से कंडीशन में, F1 में, ये F1 की जितनी भी प्रोजेनिज हैं उनका जीनोटाइप में क्या हुआ, कैपिटल बी और स्मॉल बी का केस हुआ। और इस कंडीशन में 100% ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हाइब्रिड कैटेगरी है। तो सारे के सारे कैटल्स कैसे मिले, तो वो स्पॉटेड मिले, यानी कि ऑन देयर स्किन कोट कैसा होगा, ब्लैक भी होगा और व्हाइट भी होगा, पैचेज होंगे, ब्लैक के और व्हाइट के पैचेज होंगे। तो ये कोडोमिनेंस हुआ। इसी तरह ह्यूमन ब्लड ग्रुप में ए बी ब्लड ग्रुप, सारे नहीं, ओनली द ए बी ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ आइडिया होगा ही तुम लोगों को। ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले कॉर्लैंड स्टाइनर ने सारा डिस्क्रिप्शन दिया, बात बताई एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की। लेकिन एबी के बारे में बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन डी कैस्टेलो एंड स्टीनी नाम के बायोलॉजिस्ट ने दिया था। नाम नोट कर लो, डी कैस्टेलो एंड स्टीनी, STEINI, 1902 में। तो इस एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में होता क्या है कि दोनों जो एंटीजेंस होते हैं ए और बी, वो दोनों एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि यहां पर है, इधर हम बाद में बात करते हैं क्योंकि इसको मल्टीपल एलेलिज्म के साथ डिस्कस करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो क्या हुआ कि जितने भी प्रोजेनिज मिले F1 में वो सब के सब स्पॉटेड है, या इसको एक और टर्म देते हैं अगौटी, AGAUTI, अगौटी बोलते हैं। कंडीशन क्या हुआ, स्पॉटेड हो गया सारे के सारे प्रोजेनिज। तो अब यही कंडीशन पाई जाएगी इन द केस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। और इस एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में बताया किसने, डी कैस्टेलो और स्टीनी ने बताया 1902 में, 1902 में डिस्क्राइब किया। ये बेसिकली इसके साथ हम मल्टीपल एलेलिज्म को समझें तो मल्टीपल एलेलिज्म वो कंडीशन होती है जबकि एक किसी पर्टिकुलर ट्रेट के डिटर्मिनेशन के लिए मोर देन वन एलील रिस्पॉन्सिबल हुए तो वो कंडीशन हो गई मल्टीपल एलेलिज्म की केस। अगर बात करें हैं मल्टीपल एलेलिज्म की तो ड्रोसोफिला एक बहुत एक्सेलेंट एग्जाम्पल है मल्टीपल एलेलिज्म का, जहां पर कि ड्रोसोफिला के आई कलर को डिसाइड करने के लिए देयर आर द टोटल 15 टाइप्स ऑफ एलील्स। इसी तरह स्किन कोट ऑफ रैबिट के डिटर्मिनेशन के लिए 4 टाइप्स ऑफ एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ह्यूमन बीइंग में ब्लड ग्रुप के डिटर्मिनेशन कितने से होते हैं, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द एलील्स are responsible to determine the human blood group। और इस डिटर्मिनेशन से by the determination of the blood group by the 3 different alleles को हम डिस्क्राइब अगर करना चाहें तो एक बड़ा सा सिंपल फार्मूला हमारे पास है, जीनोटाइप इक्वल टू n इंटू n+1/2। जीनोटाइप इक्वल टू n इंटू n+1/2। तो यहां पर n दैट इज द नंबर ऑफ द एलील्स
नंबर ऑफ एलील्स अगर 3 है और 3 + 1 ये हमने किया तो क्या कंडीशन हो गई, अपॉन 2। तो 3 1 4 4 3 × 4 4 हो गए और 4 अपॉन 2, तो कितना टोटल आ गया, टोटल देयर आर द 6। तो 6 टाइप के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। एलेलिक कॉम्बिनेशन जो होगा वो 6 टाइप का होगा। इट मीन्स देयर आर द 6 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स कैन बी फाउंड इन द केस ऑफ the determination of blood group, where are the 3 alleles are responsible to determine the blood group of a population। ये ध्यान देना होगा, बी केयरफुल अबाउट दैट, कि ये मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल इंडिविजुअल का नहीं होता, दैट इज फॉर द पॉपुलेशन। अगर मल्टीपल एलेलिज्म को हम डिटरमाइन करें, डिफाइन करना चाहें, तो मल्टीपल एलेलिज्म इज दैट कंडीशन इन विच देयर आर द मोर देन 2 एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन एनी पर्टिकुलर ट्रेट। किसी एक ट्रेट को डिटरमाइन करते हैं। बट बी केयरफुल, क्या हमको ध्यान देना है कि ये मल्टीपल एलेलिज्म किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए नहीं है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है, ह्यूमन बीइंग में ब्लड ग्रुपिंग की बात हम कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग क्या है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन है। तो डिप्लॉयड कंडीशन में किसी 2 एलील को यूनाइट होना पड़ रहा है। एक पेयरिंग होती है, 2 एलील्स यूनाइट हो रहे हैं और एक ट्रेट डिटरमाइन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप का डिसाइड हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अगर हम पेयरिंग करने की कोशिश करेंगे तो देयर आर द 6 टाइप्स ऑफ द जीनोटाइप्स आर रिपोर्टेड। 6 तरह के जीनोटाइप्स मिले, लेकिन ये 6 टाइप के जीनोटाइप से जो फिनोटाइप्स हमको मिल रहे हैं, दीज आर द फिनोटाइप्स। फिनोटाइप्स जो हैं, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द फिनोटाइप्स। 4 कंडीशन हो रही है। ये कैसे हो रही है, ये फिलॉसफी हमको समझनी पड़ेगी। तो जब हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात कर रहे थे तो वहां हमने जीन एक्सप्रेशन की बात समझी और उसी को कंटिन्यू करते हुए अगर आगे बढ़े तो ये बात भी क्लियर हो जाएगी। इस कंडीशन में होता क्या है कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप के डिटर्मिनेशन में पर्टिकुलर टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स का कंट्रीब्यूशन होता है, पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन्स होते हैं और ये प्रोटीन्स लोकेट कहाँ करते हैं, तो ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स के मेम्ब्रेन के ऊपर ये पर्टिकुलर टाइप के एंटीजेंस या कहो कि प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 एलील्स हैं। इन 3 एलील्स में से सिर्फ 2, जिसको कि हम कैपिटल आई और ए से इंडिकेट करते हैं, IA और IB वाली कंडीशन, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन A एंड B, सिर्फ ये दोनों कैपेबल होते हैं एंटीजन A और B के फॉर्मेशन में। जबकि थर्ड कंडीशन में तीसरा जो जिसको इंडिकेट किया जा रहा है स्मॉल आई से, या कभी कुछ बुक्स में तुमको I0 इंडिकेट करके मिलेगा, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आइदर दैट शुड बी I0 और IO या स्मॉल आई से इंडिकेट किया मिलेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये समझ लो। तो उस कंडीशन में ये क्या है, थर्ड वाला ये किसी भी पर्टिकुलर टाइप का एंटीजन नहीं फॉर्म करता है, यानी कि ये जो जीन होगा, जीन कहाँ है,
जीन्स आर लोकेटेड एट द पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द क्रोमोजोम्स। पर्टिकुलर लोकेशन होगी, कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन है जहां पर कि जीन पाया जाएगा। तो जहां पर पाया जाएगा अगर पेयरिंग हुई तो पेयरिंग अगर IA के साथ स्मॉल I की हो गई तो ये चूंकि क्या है, दैट इज नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ एंटीजन। ये कोई एंटीजन नहीं बना रहा है, कोई इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं बन रहे हैं, कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा और वो ब्लड ग्रुप A हो जाएगा या B हो जाएगा। इधर आते हैं तो इम्यूनोग्लोबुलिन क्लियर कर लो फिर से। अगर IA इंडिकेट किया जा रहा है या IB इंडिकेट किया जा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि IA अगर इंडिकेट किया जा रहा है तो वो एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन बनाता है। वो प्रोटीन कहाँ होता है, रेड ब्लड सेल्स के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। अगर IB इंडिकेट किया जा रहा है तो उस कंडीशन में वो एंटीजन कौन सा होगा, एंटीजन B होगा। वो भी लोकेट करेगा कहाँ पर, तो RBCs के मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन पर, रेड ब्लड सेल्स पर। लेकिन जब स्मॉल I इंडिकेट किया गया तो उस कंडीशन में ये कंफर्म हो गया कि वहां पर कोई एंटीजन नहीं बनता है। तो जब कोई एंटीजन नहीं बनता तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, एक तरह से रिसेसिवनेस की प्रॉपर्टी इंडिकेट हो रही है। क्योंकि स्मॉल I जहां भी मैच किया कराया, जहां भी पेयरिंग बनाया IA के साथ या IB दोनों के साथ, तो दोनों कंडीशन में हम क्या देख पा रहे हैं कि वो ब्लड ग्रुप जो फिनोटाइप हुआ A हो गया, यहां पर फिनोटाइप B हो गया। ये दो कंडीशन। और जहां पर ये होमोजाइगस कंडीशन में स्मॉल I मिल रहे हैं, उस कंडीशन में जो ब्लड ग्रुप है उस ब्लड ग्रुप का नाम O ब्लड ग्रुप दिया गया। यहां थोड़ा सा और जान लिया जाए, और यही वजह है एब्सेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ द एंटीजेंस, ब्लड ग्रुप O इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। ये यूनिवर्सल डोनर इसी वजह से कहा गया क्योंकि इस कंडीशन में क्या है, कोई एंटीजन नहीं है। और एक जनरल इंफॉर्मेशन हम सबको ये मालूम है और नहीं याद है, नहीं 11th का अगर याद नहीं है तो मैं फिर से थोड़ा सा रिव्यू करना चाहता हूं कि अगर ये कंडीशन हुई कि एंटीजन, अगर कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में इंटर करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं, एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं और एंटीजन के साथ ये फाइट करना शुरू करेंगी। तो इस कंडीशन में ये एंटीजन कौन सा, यहां पर A और B दोनों एंटीजन्स हैं। अगर ये किसी दूसरे में अदर देन AB एंट्री मारते हैं या किसी को प्रोवाइड कराया गया, इसको डोनर एज डोनर अगर हमने रखा तो क्या होगा कि एंटीजन सेंटर कर जाएंगे दूसरे में, रिसिपिएंट के बॉडी में, ब्लड में, तो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती हैं, क्लॉटिंग हो जाती है। और O में कोई एंटीजन नहीं है, ये विदाउट किसी एंटीजन के है, सिर्फ एंटीबॉडीज हैं। तो इसलिए ये ब्लड ग्रुप O यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जबकि ब्लड ग्रुप AB यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। मुझे लग रहा है क्लियर होना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट। अब यहां पर दोनों की बात फिर से मैं कर रहा हूं। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का ये एक्सेलेंट एग्जाम्पल है कौन, तो ब्लड ग्रुप AB। कैसे, क्योंकि इस कंडीशन में जहां पर कि
दो एलील एक साथ एक लोकेशन पर आ रहे हैं, IA और IB, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन A और इम्यूनोग्लोबुलिन B, तो उस कंडीशन में दोनों एक साथ अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। इस कंडीशन में, इस तरह के पर्सन में, इस तरह के इंडिविजुअल में दोनों एंटीजन होंगे उनके आरबीसीज पर। एक ही टाइप का एंटीजन नहीं होगा, दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट होंगे। तो इसी वजह से स्पेशली ये ब्लड ग्रुप ए बी एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल माना जाता है किसका, तो कोडोमिनेंस का। इज इट क्लियर? कोडोमिनेंस, दैट कंडीशन in which in a pair of allele, especially in that condition in case of the heterozygous pair of allele, both the alleles can express to themselves equally, बराबर में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो वो कंडीशन है कोडोमिनेंस को, या दूसरे लैंग्वेज में हम कहें, दूसरे तरह से हम डिफाइन करना चाहते हैं तो कहेंगे क्या कि इन ए पेयर ऑफ ट्रेट्स बोथ द ट्रेट्स एक्सप्रेस टू देमसेल्व्स इन इक्वली दोनों ट्रेट्स एक्सप्रेस हो रहे हैं। अगौटी के केस में हम लोगों ने देखा जो स्पॉटेड कैटल्स थे, और वही कंडीशन यहां ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी में दिखाई पड़ती है। ओवरऑल अगर हम सारे ब्लड ग्रुप की बात करें तो सारा ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है, तो मल्टीपल एलेलिज्म का है। तो मल्टीपल एलेलिज्म को हम फिर से समझें। मल्टीपल एलेलिज्म इज दैट कंडीशन इन विच मोर देन वन पेयर ऑफ एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द ट्रेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के ट्रेट को डिटरमाइन करने के लिए दो से ज्यादा एलील रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सबसे इसमें जहां पर हमें फोकस करना है, हमें यह ध्यान देना होगा कि मल्टीपल एलेलिज्म कैन नॉट डिस्क्राइब इन ए सिंगल इंडिविजुअल। एक सिंगल इंडिविजुअल में, किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल एलेलिज्म की बात को हम डिस्क्राइब नहीं करते हैं। मल्टीपल एलेलिज्म दैट इज फॉर द पॉपुलेशन। क्या कि देयर आर द 3 एलील्स, और 3 एलील्स किसको, एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं ऑलमोस्ट, कि डिफरेंट टाइप के 4 ब्लड ग्रुप्स हैं। तो इन दिस केस इसको दूसरे लैंग्वेज, दूसरी तरह से अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें तो मल्टीपल एलेलिज्म दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ एलील्स एट द डिफरेंट at the same location whenever they form the pair among the population। ये केस इंडिविजुअल का नहीं हुआ, किसका हो गया, तो पॉपुलेशन की बात हो गई। क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी एक ही ब्लड ग्रुप का होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही ह्यूमन बीइंग है और उसके ब्लड ग्रुप 2 हो जाए। दूसरी बात, ऐसा भी नहीं होगा कि उसका ब्लड ग्रुप चेंज हो, नहीं। व्हाट दैट ट्रेट दैट डिसाइडेड वंस इन ए लाइफ दैट शुड बी रिमेन थ्रू आउट द लाइफ। पूरी जिंदगी उसका ब्लड ग्रुप वही रहेगा। इसके साथ साथ ये इम्यूनोग्लोबुलिन के एग्जिस्टेंस का केस डाउटफुल फैटर्निटी के केस को भी रिजॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल है। जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात आती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एडवांस टेक्नोलॉजी है, नो डाउट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। तो उसी तरह ये भी ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन भी डाउटफुल फैटर्निटी के केस को रिजॉल्व करता है। अगर पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप का इंफॉर्मेशन है तो उनके प्रोजेनिज के बारे में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और अगर प्रोजेनिज के ब्लड ग्रुप की इंफॉर्मेशन है तो पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
एक एग्जाम्पल इसमें से ले लेते हैं किसी एक का, कि अगर एक इन ए कपल मदर इज विद द AB ब्लड ग्रुप एंड फादर इज विद द O ब्लड ग्रुप, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? अगर मदर का ब्लड ग्रुप AB है, मदर विद द AB ब्लड ग्रुप, फादर इज विद द O ब्लड ग्रुप, किसी एक को हम ले लेते हैं, तो इसमें जो गैमेटिक कंडीशन को हम इंडिकेट करेंगे तो वो क्या करेंगे? दो तरह के गैमेट्स बने, IA और IB, यही दो कंडीशन है ना। यहां क्या कंडीशन होगी? स्मॉल I और स्मॉल I, और इनकी अगर प्रोजेनिज को हम ऑब्जर्व करें तो क्या चांसेस लग रहे हैं? इनको हम क्रॉस कराएं तो हम रिजल्ट क्या पाते हैं? रिजल्ट जो पाएंगे वो क्या होगा कि यहां पर ये क्रॉस पेरेंट्स दोनों इस कंडीशन में एक गैमेट ये होगा IA, दूसरा गैमेट होगा IB, यहां पर दोनों स्मॉल I हैं। तो चारों प्रोजेनिज को हम ऑब्जर्व करेंगे तो कंडीशन सिर्फ IA स्मॉल I की होगी, यहां पर IB और स्मॉल I होगी, यहां कंडीशन IA स्मॉल I, और यहां पर कंडीशन IB और स्मॉल I की कंडीशन होगी। यानी कि जितनी भी प्रोजेनिज हुई वो इन दोनों ब्लड ग्रुप की नहीं हो रही हैं। किस ब्लड ग्रुप की हुई? तो ब्लड ग्रुप A और B की हुई। तो इस तरह से इस ब्लड ग्रुप के इंफॉर्मेशन के साथ हम डाउटफुल फैटर्निटी का केस हम रिजॉल्व करते हैं, और ये हेल्पफुल होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग की तरह। तो ओवरऑल ये सारा कुछ जो हमने डिस्कस किया, मेंडलिज्म के एक्सेप्शंस की बात हुई। मेंडलिज्म के एक्सेप्शंस में बेसिकली दो पॉइंट्स हमारे लिए प्राइम पॉइंट्स थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। लेकिन कोडोमिनेंस एक स्पेशल केस मल्टीपल एलेलिज्म से कोरिलेट करता है। यहां हमको डिफरेंशिएट करना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल एलेलिज्म का केस क्या है। यहां पर मल्टीपल एलील्स के बारे में हम बात करते हैं कि मल्टीपल एलील्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, डिफरेंट ट्रेट्स को डिटरमाइन कर रहे हैं। एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के डिफरेंट ट्रेट्स को डिसाइड कर रहे हैं, दो से ज्यादा एलील, जबकि इसी में से दो एलील जो कि A और B हैं, ये कोडोमिनेंस को इंडिकेट कर रहे हैं कि दोनों का बराबर बराबर साझेदारी है, दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, आई थिंक नाउ यू आर कैपेबल टू एक्सप्लेन दैट एंटायर टॉपिक perfectly. Okay, thank you very much to all of you. Enjoy the learning.